मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। हुकूमत ने नेशनल असेंबली में मिनी बजट पेश कर दिया है और इस मिनी बजट में बहुत से नए टैक्सेस लगाए गए हैं और ये जो नए टैक्स लगे हैं आवाम का उन पर किस हद तक बोझ पड़ेगा। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, पहले ये बता दूं कि इस मिनी बजट पेश करने के दौरान एक मरतबा फिर नेशनल असेंबली मछली मंडी का समा पेश कर रही थी। ऑपोजिशन अरकान ने खूब डेस्क बजा बजा के शोर और हंगामा किया। अपनी सीटों से उठ उठ कर अपोजिशन जो जमातें इस उसमें शामिल हैं अपोजिशन में, उनके मेंबरान हुकूमती डेस्कों तक आए। वहाँ पर खूब डेस्क बजा बजा के शोर किया गया। स्पीकर नेशनल असेंबली का जो डेस्क था उसको घेराव कर लिया गया। वहाँ पर नारेबाजी होती रही, कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उसके बाद हमने देखा कि जो अपोजिशन के अरकान हैं वो इंसानी हकूक़ की वज़ीर शीरी मज़ारी साहिबा जहाँ पे बैठी थी और उनके साथ चंद दीगर लोग भी बैठे थे, वहाँ पर आए, उनको हाथ हिला हिला के बहुत ज़्यादा कुछ कहते रहे। लड़ाई झगड़ा होता रहा, एक दूसरे पर तनकीद होती रही, एक दूसरे को बुरा भला कहा जाता रहा। दूसरी जानिब से भी खूब हाथ हिला हिला के लड़ने के स्टाइल में जवाब दिए गए। ये सब कुछ आज नेशनल असेंबली में होता रहा है मिनी बजट पेश करने के दौरान, और ये तो होना ही था। ख्वाजा आसिफ ने भरपूर तकरीर की जिसमें उन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों लिया और उनका कहना यह था कि एक सरेंडर ढाका में हुआ था और ये दूसरा मुआशी सरेंडर, इकनॉमिक सरेंडर अब इस हुकूमत ने किया है IMF के सामने। पहले मैं आपको एक इन क्लिप्स दिखा देती हूँ। ये जो कार्रवाई हुई है, इसमें जो हंगामा हुआ है, जिस तरीके से एक दूसरे के लत्ते लिए गए हैं, पहले मैं आपको ये क्लिप दिखाई देती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। सरेंडर करके अमाराती अदारों को इस मुल्क को कॉलोनी बना दिया जाए। हमने जो अंगूठा लगाना है, हम तो मुखालफत करेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम मुखालफत करेंगे और डट के मुखालफत करेंगे। ये स्टेट बैंक का बिल, ये जो मिनी बजट आ रहा है, जो हमें डिक्टेशन, 3 महीने के बाद दोबारा हम वहीं पे खड़े होंगे जहां से आज खड़े हैं। मेरी इस्तदा है इस हाउस से, ट्रेजरी बेंचेस से भी इस्तदा है, खुदा के लिए अपने मुल्क की जो फाइनेंशियल खुद मुख्तारी है, जो माशी खुद मुख्तारी है, सरेंडर ना। ये आपने देख ही लिया, जो मैंने कहा कि मछली मंडी का समा पेश कर रहा था, तो सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी। एक दूसरे पे खूब नारेबाजी की गई है और जो तकरीरें हुई हैं बाद में, उस दौरान भी नारेबाजी चलती रही है। एक हंगामा खेज़ इजलास था ये। लेकिन इसमें कौन कौन सी चीज़ों पर सेल्स टैक्स लगाया गया है और आवाम पर ये किस हद तक बोझ पड़ेगा, इसकी थोड़ी सी हम तफसील जाने लेते हैं। देखिए, मिनी बजट जो आया है, इसमें तकरीबन आप कह लीजिए कि 150 प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जिसके ऊपर टैक्स लगाने को रिकमेंड किया गया है, और ये जो इनके ऊपर टैक्सेस लगेंगे उसके रिज़ल्ट के तौर पर 350 बिलियन रुपीज़ एडिशनल रेवेन्यू के तौर पर हुकूमत को हासिल होगा। यानी हुकूमत को ये फ़ायदा होगा 350 बिलियन रुपीज़। अच्छा, इसके अलावा इंपोर्टेड फूड आइटम्स जो हैं उसके ऊपर टैक्स की जो छूट दी गई थी, जो कंसेशन थी, वो भी ख़त्म हो जाएगी और 215 बिलियन रुपीज़ का जो है कहा जा रहा है कि ये इजाफी बोझ पड़ेगा। अच्छा, बेकरी आइटम्स जो हैं उसमें ब्रांडेड फूड आइटम्स पर जनरल सेल्स टैक्स यानी कि GST
को जो एक कंसेशन दी हुई थी वो भी वापस लेने को रेकमेंड किया गया है। फिर ये कि इसके अलावा पावर सेक्टर के लिए और इम्पोर्टेड मशीनरी जो है उस पर भी जो छूट दी गई थी अब वो भी वापस लेने का, और ख़ास तौर पर जो मैंने मेडिसिन्स की बात की उसके इस्तेमाल पर जो एक रॉ मटेरियल होता है उसका, उस पे कंसेशन थी, काफ़ी ज़्यादा छूट दी गई थी, आसानियाँ थी, वो भी ख़त्म होने की बात है। इस वजह से मेडिसिन एक ऐसी चीज़ है जिस पे ये नहीं करना चाहिए था। अच्छा, इसके अलावा बैरून मुल्क से, यानी ये कि जो ऐसे पेट्स जो होते हैं यानी पालतू जानवर जो होते हैं, परिंदे जो होते हैं जो आप बाहर से मंगवाते हैं और उन पर जो है और उनके अंडों पर जो टैक्स की छूट जो है वो जो दी गई थी वो भी अब ख़त्म कर दी गई है। इम्पोर्टेड गोश्त, पोल्ट्री आइटम्स और इसके अलावा मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ जो हैं उनकी सर्विसेज पर एडवांस टैक्स 10 से 15% करने की तजवीज़ दी गई है। फिर मोबाइल फ़ोन्स पर इनकम टैक्स जो है वो 10% से बढ़ाकर तकरीबन 15% करने की तजवीज़ है। इसके अलावा और बहुत सारे टैक्सेस हैं कि जिससे ऐसा लगता है कि इससे आवाम पर काफ़ी बोझ पड़ेगा और काफ़ी मज़ीद प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। जहाँ इससे पहले आम लोग, गरीब गुरबा लोग जो घर से एक प्याली चाय इसलिए पी के नहीं निकल पा रहे थे कि उनके घर में गैस ही नहीं थी, तो अब वो बाहर जाके जो 10-20 रुपए उनकी जेब में होते थे और वो उससे चाय की प्याली पी लिया करते थे, वो अब वो भी नहीं पी पाएंगे। तो अब आप चाय को आप भूल ही जाइए, वैसे भी कोई सेहत के लिए इतनी अच्छी चीज़ नहीं होती, तो आप समझ लीजिए कि अब आपके लिए नहीं रही। और इसके अलावा जो मैंने बाकी चीज़ें कि ये मेडिसिन और जो फूड आइटम्स हैं उसके ऊपर ये सब कुछ है। इसके अलावा मज़ीद काफ़ी तफसीलात हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें हुकूमत ने मिनी बजट की जो उसकी कोशिश थी उसने पास तो करवा ही लिया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर ये पास ना करवाते तो IMF के साथ जो प्लान है हमारा वो कैसे पाए तकमील तक पहुँचते। उसको कंप्लीट करने के लिए ऑर्डर्स यही थे कि मिनी बजट लाया जाए और उसमें ये जो कमी बेशी रह गई है कुछ थोड़ा सा सांस आवाम की चलती रहे, ये जो अभी है तो वो भी ख़त्म कर दिया जाए, तो वो भी अब हो गया है। अब आवाम की जो बची खुची सांसें कहा ये भी खींच लें, ख़त्म कर दें, कोई मकसद ही नहीं है, उनको जीने का हक देने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिचुएशन है। अच्छा, इसके साथ जो ख्वाजा आसिफ साहब ने तकरीर की वो मैंने आपको बता दी, बड़े ही धूम धड़क्के के साथ और बहुत ही ठोक बजा के 2 टोक उन्होंने तकरीर की जिसमें उन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों लिया और उन्होंने ये कहा है कि जो कुछ हो रहा है हमने अपने आप को गिरवी रख दिया, बेच दिया IMF के सामने, और उन्होंने उससे जो है मिलाया कि ये इकनॉमिक सरेंडर है जो हुकूमत ये कर रही है, एक मुआशी सरेंडर का नाम दिया उन्होंने इसको। और दीगर जो दूसरे लोग हैं उन्होंने ख़ासतौर पर हुकूमत की तरफ से असद उमर ने जो तकरीर की उस पर उन्होंने ज़ाहिर है कि वो नाराज़ हुए, उन्होंने काफ़ी अपोजिशन को बुरा भला कहा। एक तो है ये सिचुएशन जो मैंने आपके सामने रख दी, लेकिन इसके अलावा एक और बात भी किए लेते हैं, वो ये है कि बहुत सी बातें ये की जा रही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो वापस आ रहे हैं। इसके हवाले से जो कुछ ख़बरें ज़राए बता रहे हैं और सहाफ़ी लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, जो ख़बरें वहाँ से आ रही हैं उसके मुताबिक कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये डील हुई है यानी नवाज़ शरीफ और रियासत के बीच, उसमें कुछ कंट्रीज़ भी शामिल हैं, यानी वो गारंटर के तौर पर शामिल हैं। उन्होंने गारंटी दी, और गारंटी क्या दी है? गारंटी ये दी है उन्होंने कि ये डर है कि जब PMLN अगर वापस आ गई या नवाज शरीफ दोबारा इक़्तिदार में आ गए तो जो उनके अपोजिशन में होंगी यानी जो उनके मुखालफिन हैं जिन्होंने उनको बहुत टफ टाइम दिया है उनसे वो बदला नहीं लेंगे। अब देखिए ये बात सिर्फ इमरान खान साहब तक नहीं रहती, इमरान खान और PTI की हुकूमत ने उनको बहुत टफ टाइम दिया, अब से नहीं बल्कि हुकूमत में आने से पहले से लेकर उनको नाअहल करवाने में, हर कुछ होने में इन्हीं का हाथ है, यही कहते हैं और अभी भी वो उसी तरीके से बात करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर सिर्फ इमरान खान की बदला महदूद हो के जी वो आके खान साहब से बदला लेंगे या PTI के कुछ मेंबरान से बदला लेंगे, मेरा ख्याल है कि रियासत को इसकी इतनी फ़िक्र इसलिए नहीं है कि लाडला जो कहा जाता है होने के बावजूद है या नहीं है, जो भी है इसके बावजूद जो है वो हुकूमतें आती हैं और लाई भी जाती हैं और चली भी जाती हैं, वो लाडले रहते भी हैं नहीं भी रहते, ये सब कुछ तो चलता रहा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो इंतकामी कार्रवाई है ये हो सकता है कि जस्टिस साकिब निसार से लेकर चेयरमैन नैब तक पहुँचे, और फिर ये कि उनके ख़िलाफ़ जब ये कार्रवाइयाँ होंगी, गिरफ्तारियाँ होंगी, तो कुछ लोग इसमें ऐसे हैं कि जो हमेशा ही रियासती बयानिए पर चलते हैं और वो जो बात करते हैं तो वो यही कहा जाता है कि ये तो कहीं लाइन किसी और की है, वहाँ से बात आई है तो ये कर रहे हैं। अब जस्टिस साकिब निसार जो हैं जिनके पास बहुत से लोगों के बहुत सारे राज होंगे, और इसी तरीके से चेयरमैन नैब और बहुत सारे ऐसे लोग जो इस हुकूमती मशीनरी में शामिल रहे और जिन्होंने किसी न किसी तौर पर PMLN, नवाज शरीफ, मरीम नवाज, इन सब के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ की, उनको तकलीफ़ें पहुंचाई, उनके ख़िलाफ़ भी फिर इंतकाम लिया जाएगा।
PMLN की तरफ से। तो जो गारंटर बने हैं कंट्रीज़, उन्होंने ये कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये कहा गया इस तरफ से, मुबैना तौर पर हम कह सकते हैं। इसकी वजह यह कि ये खबरें हैं, ज़राए बता रहे हैं, ज़ाहिर है कोई देख कर तो नहीं आया, किसी ने अपने कानों से नहीं सुना, लेकिन सोर्सेज बता रहे हैं कि ऐसा है, और इसको कोट भी किया गया है बहुत सी जगहों पर। तो अब वो जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये कहा है कि हम इनको कहेंगे कि ये बदला ना लें, बदला नहीं लेंगे, आप नवाज शरीफ को आने दें। तो अब जो एक प्लान जिसको नवाज शरीफ फार्मूला कहा जा रहा था, वो क्या था? वो कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे अगले 2 महीनों के अंदर। वो अपने मुकदमात, अपने केसेस अदालत में लेकर जाएंगे कोर्ट में, और वहाँ से अपने आप को सुरखरू होकर उनको निकाला जाएगा बाहर, और उनके ऊपर जितने भी केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और उनके ऊपर जो नाअहली है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके से वो इलेक्शन लड़ने के काबिल हो जाएंगे, और फिर वो अवाम में आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। अगर अवाम उनको वोट देती है और उनको एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म बना देती है और PML पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है, तो इसको रोका नहीं जाएगा। यानी ये कि कोई तीसरी कुव्वत आकर उनको हराने की कोशिश नहीं करेगी और किसी और को जितवाने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि वो अगर जीत रहे होंगे और वो बनेंगे दोबारा से प्राइम मिनिस्टर, तो उनको बनने दिया जाएगा। ये कुछ डील की जो है, या ये कह लीजिए जो फार्मूला कहा जा रहा है, ये सामने आ रहा है। तो ये मुख्तलिफ सोर्सेज से ये बातें सामने आ रही हैं अब कि बातचीत हुई है, और वो हुई क्यों है? हुई इसलिए है कि ऐसा नज़र नहीं आ रहा, यानी ये कि रियासत को ऐसा बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, या इस्टेब्लिशमेंट को आप कह लीजिए, या किसी को भी आप कह लीजिए, उनको ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि ये हुकूमत जो पाकिस्तान की इकॉनमी है उसको संभाल पाएगी, और अभी तक नहीं संभाल पाए। तो और इस वजह से बहुत सारी मुश्किलात हैं। तो बैंकरप्सी से बचाने के लिए एक ऐसा फार्मूला कि चलो शायद इसी तरीके से बच जाएं, और वही लोग दोबारा आके इसको ट्रैक पर डाल दें, मुल्क को दोबारा। तो शायद इस वजह से जो है ये एक फार्मूला सामने आ रहा है, और इस तरीके से सोचा जा रहा है। और फिर ये भी कि बल्कि जो जावेद चौधरी हैं सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने एक कॉलम भी लिखा, और इसके अलावा टेलीविज़न प्रोग्राम्स में भी ये बात हो रही है, और कई जगहों पे ये शाया भी हो चुका है कि एजाज शाह, ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह, जो कि कुछ दिन वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, उन्होंने जो है वो कहीं पर मौजूद थे, जिसमें और भी लोग मौजूद थे, जिसमें जावेद लतीफ़ PMLN के जो थे वो भी उनके साथ बैठे हुए। तो इस दौरान उन्होंने, एजाज शाह ने अपने बेटे को ये कहा कि तुम्हारी जो वरासती जायदाद है, यानी तुम्हारे दादा की तरफ से या इस तरह, वो तो तुम नहीं बेच सकते, लेकिन जो मेरी जायदाद है जो तुम्हारे नाम, तुम उसको बेचो और बाहर निकल जाओ। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर पोजीशन नहीं है रहने वाली, यहाँ के हालात ऐसे नहीं हैं जो ठीक होंगे, यहाँ के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, यहाँ पर रहने वाला नहीं है, तो तुम प्रॉपर्टी सेल करो, अपना बाहर जाके सेटल हो जाओ, वहाँ पे सेटल हो जाके तुम्हें यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है। ये बात कही है एजाज शाह ने PMLN के जावेद लतीफ़ और कुछ और लोगों के सामने जो बाहर निकली है। तो ये बात इसलिए ज़्यादा, वैसे तो खैर ये मेरा ख्याल है बहुत सारे घरों में ये वाली बातें की जाती होंगी, हुकूमत के अपने बेशुमार मेंबर्स होंगे जो ये बात करते होंगे, और फिर ये कि वो कौन से लोग हैं हमारी हुकूमतों में और रियासत में बड़े बड़े जो ओहदों पर हैं, वो कौन है ऐसा कि जिनके औलादें बाहर ना हो, सेटल ना हो। तो ये उन्होंने कह दिया तो कौन सी बड़ी बात कर दी, लेकिन कहने का मकसद ये, उन्होंने ये बात इसलिए की क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे हो रहे हैं कि तुम बाहर निकल जाओ। तो इसको बड़ा ये कहा जा रहा है कि देखें, इसका मतलब ये है कि अगर इतने की रोल पर जो है वो काम करने वाले लोग, अंदर के लोग भी ये बात कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हालात वाकई बहुत ख़राब है। तो शायद इन्हीं वजूहात की बिना पर नवाज शरीफ को एक मरतबा फिर लाने की बात की जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस हुकूमत के 2 साल ख़त्म होने से पहले ही अगले 2-3 महीनों में ऐसे बहुत सारे हमें नज़र आएंगे सीन्स के, जिसमें हमें पता चल जाएगा, यानी नवाज शरीफ अगर वापस आ जाते हैं तो फिर ये हम समझ सकते हैं कि ये जो कुछ बयान किया जा रहा है ये बिल्कुल ठीक है, डील हुई है या राब्ते हुए हैं, और इसमें चंद दीगर कंट्रीज़ भी शामिल हैं जिन्होंने गारंटी दी है और वो सामने आए हैं। अब मैं आपको एक और बात आखिर में बताती चलूँ, गारंटीज़ जो है ना वो बहुत सारे कंट्रीज़ बहुत दफ़ा देते हैं, लेकिन फिर वो बीच से जो है वो निकल जाते हैं। यानी ये कि फिर वो मसलन NRO हुआ था, इससे पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसमें गारंटर के तौर पर कंट्रीज़ आई, लेकिन फिर वो कहीं की कहीं रह गई और बात कहीं किसी और तरफ निकल गई, कहीं और निकल गई। तो मुझे ऐसे ही लगता है कि अभी तो ये कहा जा रहा है नवाज शरीफ साहब की तरफ से वापस आने के लिए कि इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, या जो कुछ उनके साथ किया गया है उसका बदला नहीं लिया जाएगा, या जिन्होंने करप्शन की है उनको पकड़ा नहीं जाएगा। अभी तो कहा जा रहा है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि आने वाले दिन ये बताएंगे कि कार्रवाई तो बड़ी ही ज़बरदस्त होगी, और फिर देखिए कि होता है क्या क्या। चलिए अभी इजाज़त दीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर एंड गुड बाय।